वीडियो में हम लोग पार्ट 3 ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना में टॉपिक 6 पढ़ रहे थे, मुनरो व्यवस्था। इसमें हम आप लोगों को ये बता रहे थे कि मुनरो व्यवस्था जो है वो टॉमस मुनरो के द्वारा दक्षिण भारत में चलाया गया था। और ये व्यवस्था मुख्य रूप से वहाँ के किसानों के लिए था, क्योंकि उस समय दक्षिण भारत में जमींदारों का शासन नहीं था और वहाँ से जो भी राजा थे वो सीधे राजस्व किसानों से वसूलते थे। इसी कारण इस व्यवस्था को वहाँ के किसानों को रैयत कहा जाता है। इसी कारण इस व्यवस्था को रैयतवारी व्यवस्था कहा गया। और इससे टॉमस मुनरो से पहले कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने इस व्यवस्था को कुछ किसानों पे लागू करके देख लिया था और उसे ये लगा कि इस व्यवस्था से किसानों की स्थिति में काफ़ी सुधार होगा। उसने अंग्रेजों को किसानों के पिता के समान माना और उसे ये लगता था कि हमें वहाँ के किसानों की सुरक्षा और रक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन ये व्यवस्था भी काफ़ी समय तक नहीं चल पाया, क्योंकि वहाँ के किसानों पे अंग्रेजी कंपनियों के अधिकारियों के द्वारा दबाव डाले जाने के कारण वहाँ की ये व्यवस्था भी फेल हो गई और वहाँ के किसान भी कर्ज से परेशान हो गए। अगला टॉपिक हम लोग का है यूरोप के लिए फसलें। जब अंग्रेजी कंपनी को भारत के किसानों से अधिक लाभ नहीं हुआ और कंपनी की खर्च वहन नहीं हो पा रहा था, तब अंग्रेजों को ये लगा कि क्यों ना हम लोग भारत के किसानों से अंग्रेजी या व्यापार से संबंधित फसलों की बुवाई कराया जाए, ताकि हमें अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होगा। इसके लिए अंग्रेजों ने बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र व पंजाब में कपास और मद्रास में चावल जैसे फसलों की बुआई में अधिक महत्व दिया। अंग्रेजों को ये लगता था कि अगर भारत के किसान इस फसलों को बोएंगे तो इससे हमें विदेश में व्यापार करने में अधिक लाभ होगा, क्योंकि उस समय विदेशों में भारतीय नील और सूती कपड़े और अफीम की अधिक मांग थी और ये व्यापार बहुत ही अच्छी कीमत, इस व्यापार से अंग्रेजी कंपनियों को अच्छी कीमत प्राप्त हो रही थी, जिससे कंपनी की आमदनी में बढ़ावा मिल रहा था। इसमें हम लोग 7 टॉपिक पढ़ चुके हैं। 7वां टॉपिक था कि भारत में यूरोपीय फसलों का विकास किस प्रकार से हुआ और भारत में कौन कौन सी यूरोपीय फसलें बोई जाने लगी। इस पार्ट में इस अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय नील की मांग क्यों थी। मतलब हम लोग पिछले टॉपिक में देखे हैं कि भारत में किस तरह से विदेशी फसलें उगाई जाने लगी, इसमें नील भी शामिल था। भारतीय नील का विदेशों में इसलिए मांग बढ़ा क्योंकि भारतीय नील से जो कपड़े रंगे जाते थे वो बहुत ही चमकदार और अच्छे किस्म के होते थे। उस समय यूरोप में एक बोर्ड नामक पौधा होता था जिससे कपड़े रंगने का काम शुरू किया जाता था, लेकिन उस रंग से जो कपड़े बनाए जाते थे वो फीके दिखते थे और उसमें कोई चमक नहीं था। इसलिए भारतीय नील का विदेशी व्यापारिक संस्थाओं में अधिक मांग हुआ। अगला टॉपिक हम लोग का है कि भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। भारत में ब्रिटेन की दिलचस्पी इसलिए बढ़ी क्योंकि भारतीय जो नील था वो ब्रिटेन में बहुत अच्छी कीमतों में बिकने लगा। इससे धीरे धीरे ब्रिटेन के जितने भी व्यापारी थे वो भारतीय नील के प्रति आकर्षित होने लगे। अगला टॉपिक हम लोग का है कि नील की खेती कैसे होती थी। नील की खेती 2 प्रकार से होती थी, एक रैयती और दूसरा नीज। नीज किसान जो होते थे वो मुख्य रूप से नील की खेती अपनी जमीन पे या फैक्ट्री के आसपास के जमीनों को उधार लेकर के उस पे नील की खेती करते थे। लेकिन जो रैयती किसान होते थे वो प्रायः अपने जमीन पे खेती करते थे, लेकिन ये कंपनी के अधिकारियों से अनुबंध कर लेते थे। पहला जो निज किसान थे वो अपने पैसे से और अपनी आमदनी से खेती करते थे, लेकिन इसमें उनको अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता था, क्योंकि धान की खेती और नील की खेती एक साथ की जाती थी, जिससे उन्हें नील की खेती उगाने के लिए न तो आसानी से मजदूर मिल पाते थे और न ही हल मिल पाते थे, ताकि वो आसानी से नील की खेती कर सके। और रैयती किसान के सामने ये समस्याएं थी कि वो जो भी खेती करते थे वो पहले से ही कंपनी के अधीन अनुबंध में होते थे, जिससे उनको कंपनी से पैसा कर्ज के रूप में मिलता था, जिससे वो कंपनी का कर्ज ही चुकाते रह जाते थे। इससे उनको अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा और धीरे धीरे वो लोग विद्रोह पे उतर आए। अगला है नील विद्रोह और उसके बाद, मतलब नील विद्रोह क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ। जब किसानों को ये लगा कि हम लोग अपनी जमीन पे नील की खेती कर रहे हैं, नील की खेती करने के बाद हमारा जमीन धान की खेती के लिए उपयुक्त नहीं रह रहा है, तो उसके बाद उन लोगों को ये लगा कि हम लोग यहाँ पे अब अपने खाने के लिए अनाज नहीं उगा पाएंगे और कर्ज में दबे ही रहेंगे। इस कारण से नील विद्रोह शुरू हो गया और इस विद्रोह को रोकने के लिए
नील विद्रोह के बाद विद्रोह को रोकने के लिए रानी विक्टोरिया ने एक नील आयोग का गठन कराया। इस आयोग ने इसमें किसानों की समस्याओं का निरीक्षण किया और बाद में किसानों से ये कहा कि नील की खेती करने के लिए कोई किसान बाध्य नहीं है। महात्मा गांधी का 1917 ईस्वी का चंपारण आंदोलन भी नील मालिकों और किसानों से संबंधित था और उसी समय से नील खेती पर भारत में प्रतिबंध लगा दिया गया।